हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में स्वागत है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने वाला हूं, जिसे टेंस कहते हैं। टेंस 12 प्रकार के होते हैं, यानी टेंस तो फिलहाल 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन उन सभी के अंतर्गत चार टेंस आते हैं, जिसको मैंने आपको बताया है। और अब उसमें पहला है प्रेजेंट इन्फिनिट, जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये आपको बहुत समझ में आएगा। मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ बोर्ड पर लिख दी हैं, जिनको आप अगर फेयर कापी बना रहे हैं तो अवश्य ही इसको लिख लीजिए, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें शुरुआती चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो उसके बाद सारी परेशानियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, यानी आने वाले टेंसेज में सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे इसमें पहला है कि सब्जेक्ट ढूंढ लेना। तो सब्जेक्ट आप अगर मेरे पिछले वीडियोज़ को देख रहे हैं या देखते हैं या देख चुके हैं तो समझ में सब्जेक्ट ढूंढना आपको आ गया होगा। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लीमेंट और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, बल्कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने प्रेजेंट इन्फिनिट का नियम और कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हैं जो अति आवश्यक हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। उनको आप ध्यान से देखिए और समझिए। टेंस यानी टेंस, जिसमें प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अब हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, हम प्रेजेंट इन्फिनिट को कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। तो गाइस ये बहुत आसान है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है या फिर ता हूँ, ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े रहते हैं। ऐसे अक्षर लास्ट में जुड़े रहते हैं। और कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब समय का कोई पता नहीं होता है कि काम कब हो रहा है। ये अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, इसका पता नहीं होता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कहा जाता है, यानी अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। इसका रूल बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं तो आई एश्योर यू आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। इसका रूल है ही, सी, इट और सभी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, जितने भी सिंगुलर नंबर हैं उनके सब्जेक्ट के साथ जो है क्रिया यानी वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ही, सी, इट और सभी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अब क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट और हैं जो प्लूरल के अंतर्गत आते हैं, आई, यू, वी, दे और सभी बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। गाइस क्रिया जो होती है काम, जैसे काम, खेलना, जोतना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, धक्का देना, गाड़ी खींचना, गाड़ी चलाना, तो ऐसा शब्द जिसमें लास्ट में नानी ने लगा रहता है वो सब क्रियाएं होती हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। तो इसके साथ जब प्लूरल नंबर रहेगा तो उसके साथ आप यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्रिया की 3 फॉर्म्स होती है, वैसे मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन आपकी बुक्स में वर्ब्स की तीन फॉर्म, वैसे तो 5 फॉर्म होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 ही फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म है जिसमें आईएनजी जुड़ा रहता है, और उसके बाद एक फॉर्म और है फिफ्थ जिसमें यस अथवा यस जुड़ा रहता है। तो आप इसमें यस अथवा यस जोड़ना समझेंगे। तो फॉर्म जैसे एक शब्द आया ईट, ईट मतलब खाना, अब उसका सेकेंड फॉर्म होता है ऐट, यानी खाया, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, यानी खा चुका।
तो अभी फ़िलहाल क्रिया की किसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी ग्रामर की बुक में क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया देखेंगे, उसमें फॉर्म्स लिखे रहेंगे, उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपका काम बनता चला जाएगा। क्योंकि इंग्लिश गाइज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार है। यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसको हम ढूंढेंगे कैसे? गाइस सब्जेक्ट ढूंढना आपको आता है। पहला देखिए, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता कैसे लगाएं? तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वाक्य के अंत में 2 या 3 शब्दों से कौन या किसने, कौन या किसने का प्रश्न करने पर आपको उत्तर के रूप में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वाक्य के अंत में 2 या 3 शब्दों से कौन या किसने का प्रश्न करके आपको उत्तर के रूप में जो चीज़ मिलेगी वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम, यानी ऐसा कोई शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी जिस शब्द से कोई कार्य होने का पता चले वह क्रिया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें क्रिया का पता चल गया तो क्रिया से किसको या क्या का प्रश्न करें, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहेगा आज, किसको का प्रश्न करने पर हमेशा सजीव मिलता है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव चीज़ें मिलती हैं, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो गाइस चलते हैं पहले ट्रांसलेशन पर। वह इस दुकान में फल बेचता है। कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है? ध्यान दीजिए, अंतिम शब्दों में ता है शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ता है शब्द जुड़ा है। उसके बाद इसमें देखें, उसके पिताजी कार को बहुत धीरे चलाते हैं। कौन धीरे चलाते हैं? उसके पिताजी। तो इसमें ते है अक्षर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम पहचानेंगे, ता है, ती है, ते हैं आदि सब जुड़े रहते हैं। मेरी माता जी गंदे कपड़े स्वयं धोती हैं। कौन धोती है? मेरी माता जी। लेकिन इसमें लास्ट में देखिएगा आज क्या जुड़ा है? ती है। और इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है? ते है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द जुड़े हैं तो आप तुरंत इंट्रोड्यूस करिए, तुरंत आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ वर्ब लिखेंगे और उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे। कहाँ एस जुड़ेगा, कहाँ ई एस जुड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो गाइस, वह इस दुकान में फल बेचता है। यहाँ से 2 या 3 शब्दों से कौन का प्रश्न करेंगे। कौन फल बेचता है? उत्तर मिला वह। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। गाइस ध्यान रहे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो वह सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से ही हम पूछ लेंगे कि भैया आप कौन सा काम कर रहे हो, तो क्रिया मिल जाएगी। यानी वह इस दुकान में फल बेचता है, तो कौन बेचता है? वह। अब ये काम कौन सा करते हैं? तो यह काम करते हैं बेचने का, यानी बेचता है। वह कौन सा काम करता है? बेचता है। तो हमें वर्ब मिल गई, वर्ब मिल गई। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या का प्रश्न करेंगे या किसको का प्रश्न करेंगे। तो इसमें कहीं भी लिविंग थिंग नहीं है, सजीव चीज़ नहीं है, तो क्या बेचता है? उत्तर मिला फल। किसको का प्रश्न करके भी लगभग ऑब्जेक्ट मिल जाता है। बेचता है क्या? किसको बेचता है? फल। अब ये 3 चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिल गई हैं। पहले इसको लिखिए नियम अनुसार। ध्यान रहे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ए एस जुड़ जाएगा, बहुवचन के साथ वर्ब में कुछ नहीं जुड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखेंगे, इज एम आर इसमें नहीं लिखा जाएगा गाइस। तो वह इस दुकान में फल बेचता है। कौन बेचता है? वह यानी ही। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिख देंगे, बेचता है यानी सेल। अब पता चला ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे एस, यानी ही सेल्स। अब बेचता है, क्या बेचता है? उत्तर मिला फल, तो फल को लिख देंगे यानी द फ्रूट। ही सेल्स द फ्रूट। अब क्या बचा? इस दुकान में। गाइस मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का एक नियम है, प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके आगे लिखा जाता है। यानी इस दुकान यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर इन लिखेंगे।
इन यहाँ आगे आ जाएगा, इन, और उसके बाद दिस, यहाँ इसकी अंग्रेजी दिस होता है और दुकान की अंग्रेजी शॉप होता है। गाइस अगर आप जान गए, इफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अदरवाइज यू विल फेल। अगर आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस प्रकार ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, तो गाइस मेरी गारंटी है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। बस इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि याद करना, रूल्स याद करना, वर्ड मीनिंग याद करना, फिर स्ट्रक्चर क्या है उसका ये याद करना। तो इतनी मेहनत तो आपको करना ही होगा, क्योंकि ये एक पढ़ाई है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है गाइस। तो ध्यान से देखें, उसके पिताजी कार को बहुत धीरे चलाते हैं। अब कौन बहुत धीरे चलाते हैं, उत्तर मिला उसके पिताजी। या माना चलाते हैं कौन, पिताजी, उत्तर मिला। तो इसके इस तरफ जितना भी लिखा है वो सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हम लिख दिए उसके पिताजी यानी हिज फादर। अब ये कौन सा काम करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। उसके पिताजी कौन सा काम करते हैं, चलाते हैं। मतलब चलाना, गाड़ी को चलाना, चलाना एक क्रिया हो गई। चलाने की अंग्रेजी होता है ड्राइव। और गाइस ये उसके पिताजी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर यानी एक वचन है, इसके साथ हम जोड़ देंगे एस। हिज फादर ड्राइव्स। अब क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे गाइस। क्रिया लिखने के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट फर्स्टली सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन जस्ट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये तीन चीज़ लिखने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हिज फादर ड्राइव्स, उसके पिताजी चलाते हैं। क्या चलाते हैं, उत्तर मिला कार को। गाइज एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में को की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अगर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो उसमें का की के या को आ जाता है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। चलाते हैं क्या, कार। हिज फादर ड्राइव्स द कार। अब बहुत धीरे शब्द बचा, तो ये तीन चीज आपने लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख देंगे बहुत धीरे यानी वेरी। धीरे की अंग्रेजी होता है स्लो, या फिर हम स्लोली भी लिख सकते हैं। स्लोली लिख देंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, स्लो लिख देंगे तो धीरे हो जाएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्लो एडजेक्टिव है, और एलवाई अगर जुड़ गया है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे अनुसार जो पढ़ाई होती है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ पहले स्टूडेंट का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कम से कम 80 या 90% बन जाए। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाता है और अन्य चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, तो उसकी टेक्स्ट बुक भी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपको बता दूंगा कि हिंदी कैसे निकाली जाती है। आपको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर वर्ड मीनिंग सही से जानते हैं तो बहुत अच्छी तरह अपने टेक्स्ट बुक की हिंदी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए गाइस आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेरे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहना है और हर चीज़ को ध्यान से समझना है। तो आगे देखते हैं गाइस। मेरी माता जी गंदे कपड़े स्वयं धोती हैं। कौन धोती हैं का प्रश्न करने पर उत्तर मिला मेरी माता जी। या बाय द वे धोती हैं कौन, माता जी, ये सब्जेक्ट मिल गया। तो इसके विपरीत दिशा में सब सब्जेक्ट है। अब मेरी माता जी, इसको लिखेंगे माई मदर। अब गाइस वर्ब पर आते हैं। वर्ब पर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब पर आते हैं। धोती है। अब धोती एक शब्द ऐसा है जिसमें SH लगा हुआ है। अब गाइस मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी नियम बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए और अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। यस या ES जोड़ने का नियम मैं अभी लिखे भी दे रहा हूँ, लेकिन पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, उसको फेयर में लिख लीजिएगा। गाइस सभी क्रियाओं में S जुड़ता है, लेकिन ऐसी क्रिया जिसके अंत में, ध्यान रहे, अंत में S, डबल S, X, डबल X, CH, SH या O अक्षर आते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। X, डबल X, S, डबल S, SH, CH या O अक्षर आते हैं।
इतना अक्षर अगर आ गया तो उसके अंत में ES जोड़ेंगे, और नहीं तो अगर कोई दूसरा अक्षर आया तो क्या जोड़ेंगे, S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वास शब्द आ गया, तो गाइस आप देख रहे हैं SH, क्या आ गया, SH। तो यहाँ पर धोना की अंग्रेजी वास लिखेंगे, और अब चूंकि SH आ गया है तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे ES, माई मदर वासेज। और चूंकि माई मदर वो एक वचन है इसलिए यस या ES जुड़ जाएगा। गाइस एक शब्द और मैं बताता हूँ, जैसे गो है, गो। तो देखिए इसके अंत में, गो के अंत में ओ आ गया है तो इसमें जुड़ेगा ES, यानी गोज। तो ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। माई मदर वासेज, मेरी माता जी धोती हैं। अब क्या धोती हैं, क्या का प्रश्न करके पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, गंदे कपड़े। तो गंदे कपड़े की अंग्रेजी होता है यानी डर्टी क्लॉथ्स। माई मदर वासेज डर्टी क्लॉथ्स। अब सिर्फ स्वयं बचा, तो किसी स्त्री के लिए स्वयं की अंग्रेजी हरसेल्फ होता है। गाइस ये भी आप नोट कर लीजिए कि कोई पुरुष या ही है तो उसके लिए स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ लिखेंगे। अगर कोई स्त्री या सी है तो हरसेल्फ लिखेंगे। इट है तो इटसेल्फ लिखेंगे। आई है तो माई सेल्फ लिखेंगे। यू है तो योर सेल्फ या सेल्फ लिखेंगे। वी है तो आवर सेल्फ्स लिखेंगे। अगर दे है तो देम सेल्फ्स लिखेंगे। ये स्वयं की अंग्रेजी मैं आगे पढ़ाता भी रहूँगा, लेकिन गाइस अगर इसको आप नोट करते जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, आप जानते जाते हैं पहले से ही। तो गाइस देखिए इन तीनों सेंटेंसेज में ये जो सब्जेक्ट था सिंगुलर था, एक वचन था, एक वचन के साथ मैंने S या ES जोड़ा। लेकिन अगर प्लूरल नंबर है तो S या ES नहीं जुड़ेगा। गाइस मैं लिख के भी बता देता हूं कि आप सभी क्रियाओं में S जोड़िए, लेकिन ऐसी क्रिया जिसके अंत में S डबल S, X डबल X, CH, SH या O, ये अगर अंत में इतने अक्षर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ES जोड़ना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। क्रॉस, इसमें देखिए डबल S आ गया है, डबल S, तो इसमें हम ES जोड़ेंगे। क्रॉसेज, जैसे आ गया टीच, टीच मतलब गाइस होता है पढ़ाना, तो टीच यानी पढ़ाना, यानी इसमें देखिए ध्यान से देखिए CH आ गया है तो हम इसमें लिखेंगे टीचर, यानी ES जोड़ देंगे। जैसे गो शब्द आ गया गाइस, गो, तो इसमें देखिए गो ओ आ गया है तो उसमें हम ES जोड़ेंगे, ES। ठीक है। कैश शब्द है, कैश जैसे शब्द है, SH आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। तो ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में S डबल S, X डबल X, CH, SH, O आदि अक्षर आ जाते हैं उसमें हम ES जोड़ेंगे। बाकी अगर ये अक्षर नहीं आते हैं तो आप S जोड़िए। तो देखिए ध्यान से कुछ सेंटेंसेज और। वह 2 बार नदी को पार करता है। अब इसमें कौन पार करता है, वह, ये एक वचन है, एक वचन के साथ यस अथवा यस जुड़ जाएगा। कौन पार करता है, वह ही। अब पार करना की अंग्रेजी गाइस होता है क्रॉस, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में डबल एस मिला तो हमें जोड़ना है ES, यस अथवा ES जोड़ना रहता है तो यहाँ पे ES जुड़ जाएगा। ही क्रॉस से जो पार करता है, क्या पार करता है, किसको पार करता है, उत्तर मिला नदी को। ध्यान रहेगा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में को की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सीधा लिख देंगे द रिवर, यानी नदी की अंग्रेजी हो जाएगा रिवर। तो ही क्रॉसेस द रिवर। अब बचा क्या, 2 बार। 2 बार की अंग्रेजी होता है ट्वाइस। 1 बार की अंग्रेजी वंस होता है, 2 बार की अंग्रेजी ट्वाइस होता है, 3 बार की अंग्रेजी थ्राइस होता है, लेकिन 4 बार की अंग्रेजी 4th टाइम, और 5 बार की अंग्रेजी 5 टाइम, 6 टाइम, इस तरह लिखते चले जाते हैं। गाइस और एक आध दो सेंटेंस देखिए।
वह बाजार शाम को जाती है। कौन बाजार शाम को जाती है? वह। तो ये पता चला सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्रिया यानी जाती है, जाना की अंग्रेजी गो होता है। बहुत सारी क्रियाएं आपको याद करना है। अगर आप वर्ब्स नहीं याद करते हैं तो यू विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। अगर वर्ड मीनिंग आपको नहीं याद है तो आपको बहुत ही समस्या का सामना स्टेप बाय स्टेप करना पड़ सकता है और इंग्लिश जानने में परेशानी होगी। गाइस एक बात समझ लीजिए, जो मैं बताऊंगा अच्छी तरह बताऊंगा। मैं एक तरह से एक कहावत है कि पानी पे चढ़ाना, मैं आपको बहुत आसमान में लेकर नहीं जाऊंगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अगर आप ये याद करते हैं, समझते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं तो वो चीज़ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यही सत्यता है और यही बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गैस देखिए, सी के साथ एक वचन है, इसमें गो में SCIS जुड़ेगा तो ES जुड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। सी गोज, वह जाती है। अब वो कहाँ जाती है? गैस जहाँ जाती है वो चीज़ पहले लिखा जाएगा। कोई जा रहा है, आ रहा है तो कहाँ आ जा रहा है वो चीज़ पहले लिखा जाता है। तो जाती है, कहाँ जाती है? बाजार। कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू लग जाता है। कहीं से कोई जा रहा है कहीं को, या कहीं से कहीं को आ रहा है तो उसके लिए टू लग जाता है। सी गोज टू, कहाँ जाती है? बाजार यानी मार्केट। अब शाम को, सुबह और शाम से पहले इन जरूर लगता है, इन इवनिंग। गाइस मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंसेज आपको बताए हैं वो सारे मैंने सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर लिखे हैं। तो गाइस ये आप जान गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस अथवा यस जोड़ देना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको कुछ भी नहीं जोड़ना होता है, यानी वर्ब ठीक वैसे ही लिख देना जैसे कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा रहता है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर प्लूरल नंबर हुआ हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं तो कौन भारत में रहते हैं? उत्तर मिला हम, बी। अब रहना के लाइव होता है, इसको बहुत लोग लिव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ब लिख देंगे। अब ध्यान रहेगा आज प्लूरल नंबर है यानी हम, तो इसमें वर्ब में यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे। अब बचा भारत में तो वो लिख देंगे इन इंडिया। तो इस तरह से प्लूरल के साथ कुछ जुड़ना ही नहीं है। यानी अगर आपको सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर है, आप पाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो गाइस आप यस अथवा यस जोड़ सकते हैं। और बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो आपको कुछ जोड़ना ही नहीं है। आगे देखिए, ये छात्र गृह कार्य समय पर पूरा करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पूरा करते हैं कौन? उत्तर मिला छात्र, लेकिन इसके विपरीत दिशा में जितना भी लिखा है वो सब सब्जेक्ट है। तो ये की अंग्रेजी गायज होता है दीज, और छात्र यानी स्टूडेंट्स ये बहुवचन है, क्योंकि ये छात्र गृह कार्य समय पर पूरा करते हैं। तो करते हैं इसमें एक ही मात्रा आ गई है, तो कहने का मतलब एक छात्र की बात नहीं हो रही, ज़्यादा छात्रों की बात हो रही है। तो वर्ब जो पूरा करना की कंप्लीट या फिनिश होता है उसमें यस अथवा यस नहीं जोड़ेंगे, कंप्लीट। दीज वॉज कंप्लीट। जब यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन हो जाएगा तब यहाँ यस नहीं जुड़ेगा, जब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो यहाँ पे यस या यस जुड़ जाएगा। अब पूरा करते हैं क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। क्या पूरा करते हैं? गृह कार्य। गृह कार्य की अंग्रेजी आप सभी जानते होंगे पहले से ही, यानी होम वर्क। तब लिखा जाएगा समय पर। समय पर की अंग्रेजी हमेशा एट टाइम या इन टाइम लिखते हैं, ऑन टाइम नहीं लिख सकते हैं, इन टाइम। इस तरह गायज आपको बनाना होता है। गायज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप वर्ब जान गए, वर्ब आप जान गए यानी क्रिया आप जान गए, तो जो मुख्य क्रिया होती है जिसको सब्जेक्ट करता है
वो तो होती है, उसका नियम जैसे है वैसे लगेगा। लेकिन एक क्रिया ऐसी होती है वाक्य में जिसमें ना, नी, ने जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं? ना, नी, ने। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ना, नी, ने। गाइस इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने पहले वीडियोज में भी इसका विवरण दिया था, लेकिन मैं इसको और बढ़िया से समझाना चाहता हूँ। इन्फिनेटिव इसको कहते हैं, इसका जो रूल है, जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके आगे टू लगाने से ये बन जाता है। और इस प्रकार जब सेंटेंस आ जाता है, बहुत अच्छा सेंटेंस रहता है, बनाने में अच्छा रहता है। जैसे जब कोई पूछे व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, यानी आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो आपने कहा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो बनना शब्द एक इन्फिनेटिव है, तो आई वांट टू बी ए डॉक्टर या आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर। तो गाइस ये इन्फिनेटिव जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वह किताब पढ़ना चाहता है। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा आज। वह किताब पढ़ना चाहता है, कौन किताब पढ़ना चाहता है? वह। अब इसमें इसकी क्रिया है चाहता है। गाय जिसमें ता है, ती है, ते है जुड़ा रहेगा, वो समझ लीजिए क्रिया है। लेकिन एक वर्ब और आई है, ध्यान से देखिए। और गाय बताइए कि इसमें क्या जुड़ा है, लेकिन आप कैसे बताएंगे? इसमें देखिए ना जुड़ा है, ना और ने अधिकतर जुड़ा रहता है, नी नहीं रहता है। तो गाय जो इन्फिनेटिव है ये किस रूप में आया है वो तो लिखेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ आप मत भूलिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसी में सब कुछ शामिल हो जाएगा, उसी में सब कुछ जो है निहित हो जाएगा और आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चाहता है कौन? वह, ही। अब इसमें क्रिया है चाहता है, वांट, तो ही के साथ गायज यस अथवा यस क्रिया में ढूंढ देंगे। अब क्या चाहता है गायज? पढ़ना। एक चीज़ ध्यान रहे गायज, चाहे मुख्य क्रिया हो उसका भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कहीं क्रिया है तो क्या या किसको का प्रेस करके उस क्रिया का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव भी एक क्रिया है, इन्फिनेटिव के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ही वांट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है? पढ़ना। अब वो क्या पढ़ना चाहता है? किताब। क्या का प्रेस करके किताब मिल गया। गाइस अगर इसमें आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी अन्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अपना निजी नंबर भी दूंगा और उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और आज एकदम क्लियर है, मैं एकदम सही बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो के अंत में प्रेजेंट डिफिनिट के इस अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको होमवर्क मिलेगा, उसको बनाने का प्रयास जरूर करना। और हिंद खोज डिक्शनरी डाउनलोड करके वहां डिक्शनरी से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो ही वांट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है? पढ़ना। तो ये इन्फिनेटिव है, इस तरह से बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। अब क्या पढ़ना चाहता है? किताब यानी द बुक। इस तरह गायज हम इन्फिनेटिव को भी न बना सकते हैं। आगे देखिए, गाइज आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव लगने के बाद सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया। वह यह सवाल हल करने की कोशिश करते हैं, तो ते, ता है, ती है, ते है, सब आता है। अब मेन सब्जेक्ट ढूंढिए, कोशिश करते हैं कौन? वह सब्जेक्ट है यानी दे। उसके बाद ये कौन सा काम कर रहे हैं? उत्तर मिला कोशिश करते हैं। लास्ट में वर्ब रहेगी, लास्ट में। वह कौन सा काम करते हैं? कोशिश करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? किस चीज का कोशिश करते हैं? सवाल हल करने की, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें गाइस आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए हल करने की,
जिस क्रिया के अंत में ना, नी, ने आ गया वो इन्फिनेटिव है, उसमें कोई चीज़ नहीं लिखना है, उसमें बस केवल टू लगा देना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस देखिए दे, अब इसमें कोशिश करते हैं, क्रिया है ट्राई, वह कोशिश करते हैं, किस चीज़ का कोशिश करते हैं, हल करने की। तो पहले वर्ब लिखी जाएगी, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट सवाल है, क्या हल करने की, सवाल, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखी जाएगी यानी टू सॉल्व, यानी पहले क्रिया यानी इन्फिनेटिव लिख दिया गया। इन्फिनेटिव में बस टू लगता है। दे ट्राई टू सॉल्व, वह हल करने की कोशिश करते हैं, क्या हल करने की कोशिश करते हैं, यह सवाल। तो यह सवाल यानी यह की अंग्रेजी दिस और सवाल की अंग्रेजी सम। गाइस प्रेजेंट डिफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है कि मैंने जितना आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया है। गाइस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको किसी भी माध्यम से हल करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मेरा निजी नंबर पर है उसी पर चलता है। व्हाट्सएप पर अपना होमवर्क भी भेज सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो मेरा नंबर मैं वीडियो के ऊपर लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और गाइस मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं फिर से, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शेयर आप करते रहिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। इससे मैं प्रेरित होकर और भी अच्छी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे मेथड से आपको पढ़ा सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि प्रेजेंट डिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं निगेटिव सेंटेंस के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।